ऐसे तुम लोगों को लें जी। ये है मई जून 21 वेरिएंट 12, ठीक है जी। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि पावर आउटपुट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज़ 2.4 किलोवाट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 240 वोल्ट। वायर्स बिटवीन द सप्लाई, अब वायर बिटवीन द सप्लाई है, समझें कि मैं इसका सर्किट बनाती हूँ कि ये अगर आपकी सप्लाई है तो मैंने ये सप्लाई का सर्किट बनाया और एक तार है ये 0.5 ओम की और एक साइड पे ये तार है 0.5 ओम की, ठीक है। और ये आपकी कैटल है। अब मुझे बताएं कि ये दोनों जो वायर्स हैं ये आपस में सीरीज़ में या पैरेलल में? सीरीज़ में, क्योंकि देयर इज़ ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक हो गया। अब आपने बनाना है ये कि पावर सप्लाइड टू द कैटल निकालनी है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैटल। तो पहले तो आप इसका ये देखें, पावर और वोल्टेज सप्लाई की दी हुई है तो P = VI से ज़रा करंट निकाल लें। करंट कितना बनता है? ये 2.4 × 1000 डिवाइडेड बाय 240, 2.4 × 1000 डिवाइडेड बाय 240, ये करंट आ जाएगा 10 एम्पियर आ रहा है। अब वो 10 एम्पियर बेटे जब इधर से गुजरेगा इस तार में से तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा और दूसरी साइड पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दोनों में से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो मैं टोटल पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है वायर्स में वो क्या आ जाएगा जी? 10 एम्पियर और इनकी रेजिस्टेंस टोटल 1 ओम बन गई, ठीक है। तो 10 वोल्ट इधर ड्रॉप हो गया। इसका मतलब है 240 में से 10 वोल्ट तो इधर इन दोनों के क्रॉस मिला के इधर भी और इधर भी मिला के ड्रॉप हो गया। तो कैटल को कितना मिलेगा? 230 वोल्ट्स, ठीक है जी। तो ये आ गया कैटल का पोटेंशियल ड्रॉप। अब उसने कहा कि पावर सप्लाई टू द कैटल निकालनी है तो P = VI लगा लें, ठीक है। करंट कैटल में कितना फ्लो कर रहा है? 10, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है कैटल के क्रॉस 230 है तो ये 2.3 किलोवाट बनेगा, है ना। तो ए पार्ट नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं जी, द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ करंट I इन द कंपोनेंट्स X, Y एंड Z। विच रो करेक्टली आइडेंटिफाइज द कंपोनेंट्स। ये जो Z होता है बेटा ये तो फिलामेंट लैंप होता है फॉर श्योर, ठीक है ना, आराम से। Z जो है वो फिलामेंट लैंप है। तो ये तो B पार्ट आ गया, हमें और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा। फिलामेंट लैंप का ग्राफ करंट पोटेंशियल करंट वोल्टेज का ग्राफ फिलामेंट लैंप का ऐसा होता है ना, क्योंकि जैसे जैसे आपकी फिलामेंट लैंप हीट अप करती है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है और V = IR से जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट में जो इंक्रीज है वो कम होता चला जाएगा इधर, क्योंकि ये पता था उसका हो गया होना है आराम से। बिल्कुल ऐसे ही। ये क्या हो गया जी? हाँ मेरा ख्याल है कि 1 मिनट, हाँ जी वो सारा लिखा था गायब हो गया। चलें कोई बात नहीं, बहरहाल आपको तो समझ आ गई है ना। नेक्स्ट में करते हैं, क्लास रिकॉर्ड हो रही है हमारी ताकि ये भी मैं वो कर दूँ। ये थोड़े से सवाल रह गए ना इसके, ये वाला भी वाइंड अप हो जाएगा। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9.55 ओम हैज़ अ डायमीटर दिस, इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल और रेजिस्टिविटी रो। लेंथ निकालनी है, ये तो बहुत ईजी है। R = रो L/A। एरिया की जगह आप लिखेंगे πd²/4, ठीक है जी। रेजिस्टेंस आ गई आपकी 9.55, रेजिस्टिविटी आ गई जी 4.9 × 10⁻⁻7। और लेंथ कितनी है? लेंथ ही तो निकालनी है, डिवाइडेड बाय पाई, और डायामीटर दिया हुआ है 0.28 मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय 4। बस अब आप लेंथ को सब्जेक्ट बना लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगले पार्ट पे आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 36। अ सेल ऑफ EMF बट विद इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ फिक्स रेजिस्टर R। ओके ये देखें यहाँ पे एक सेल है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और बाहर भी एक रेजिस्टेंस R लगी हुई है। Which statement explains the change to the reading of the voltmeter as the contact Z is moved towards the end X। जब आप Z को एंड X की तरफ मूव करेंगे तो वोल्ट मीटर रीडिंग कैसे चेंज होगी? पहली तो बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि वोल्ट मीटर रीडिंग आपको देगी क्या। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, EMF देगी, V लॉस्ट देगी या V टर्मिनल देगी। बताएं जी।
वी टर्मिनल देगी, यस। ठीक है, जो बैटरी के, क्योंकि अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है ना, ठीक है, यानी ईएमएफ प्रोवाइड की जा रही है और इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो रहा है। तो आपको पता है कि ईएमएफ में से जब आप टर्मिनल पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस करते हैं तो वो टर्मिनल पोटेंशियल के इक्वली आता है, किरचॉफ्स लॉ से, ठीक है ना। अच्छा, ये बात तय हो गई कि आपको वोल्ट मीटर दे रहा है टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। अब मुझे बताएं, टर्मिनल पोटेंशियल का फार्मूला होता है I/R, ठीक है, ये होता है। लेकिन अब इसमें एक मसला है कि टर्मिनल पोटेंशियल की बात करूं तो जैसे जैसे ये मैं जो स्लाइडिंग कांटेक्ट है, जब वो यहाँ पे है तो इसका मतलब है ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ठीक है। अब मेरी बात ना बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि अब थोड़ा सा मुश्किल काम आने वाला है। तो ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली पैरेलल में है और जो भी उसका आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा, यानी इन दोनों का पहले आपने पैरेलल में सॉल्व करना है, उसका जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ सीरीज में ऐड करना पड़ेगा और फिर करंट आपको पता चलेगा। यानी सर्किट का करंट निकालने का क्या तरीका है, यानी सर्किट का करंट डिपेंडेंट है किस पे जी, टोटल जो ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड नीचे जो टोटल रेजिस्टेंस है जो कि इन दोनों का सम और आगे उसके साथ सीरीज। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जैसे जैसे आप इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को उधर लेके जाएंगे तो मुझे बताएं कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या होगी, शाबाश, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों पूरे आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। तो जितने ज़्यादा पैरेलल में रेजिस्टेंस हो, ज़ाहिर है टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये आपकी जो आर टोटल है वो अगर डिक्रीज करेगी, ठीक है, अगर वो डिक्रीज करेगी तो सर्किट का करंट, टोटल सर्किट का करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके, अच्छा, अब वी टर्मिनल का हिसाब लगाएं तो ये जो इधर देखें, अगर टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस में भी वेरिएशन है क्योंकि वो डिक्रीज कर रही है और सर्किट का करंट इंक्रीज कर रहा है, हाउ कैन यू सजेस्ट दैट व्हाट इज हैपनिंग टू द टर्मिनल पोटेंशियल? वी कांट सजेस्ट बिकॉज दोनों ही वेरी कर रहे हैं, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस भी वेरी कर रही है और करंट भी वेरी कर रहा है। तो फिर हम ये यहाँ से डिसीजन लेंगे अबाउट टर्मिनल पोटेंशियल। कैसे लेंगे डिसीजन? ईएमएफ तो कांस्टेंट है ना। अब मुझे बताएं कि टर्मिनल पोटेंशियल किसके बराबर है, वी लॉस्ट और ईएमएफ माइनस वी लॉस्ट के, ठीक है। अब आप यहाँ पे ज़रा ये देखें, वी लॉस्ट को मैं ओपन कर लेती हूँ, IR कर देती हूँ, ठीक है ना। इनमें R भी फिक्स्ड है यानी कांस्टेंट है। मुझे बताएं कि एक कांस्टेंट वैल्यू है 10 माइनस I जो है वो वेरी कर रही है और ये भी कांस्टेंट है। तो अगर आपके सर्किट की रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस अगर कम हो रही है और टोटल करंट बढ़ता चला जा रहा है तो मुझे बताएं कि टर्मिनल पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। चलें जी, अब आंसर्स पे आ जाएं। इसने कहा विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द चेंज टू द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एज जी इज मूव टूवर्ड्स एंड एक्स। अब समझ आ गई। अब हम पढ़ते हैं, वोल्ट मीटर रीडिंग डिक्रीजेस, ये वोल्ट मीटर रीडिंग डिक्रीजेस ए पार्ट है या बी पार्ट है, बिकॉज द करंट थ्रू द सेल डिक्रीजेस। यस, समझ आ गई जी बात की। ये सारी अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आपने डिसीजन लिया ना कि क्यों वो वोल्ट मीटर रीडिंग डिक्रीज कर रही है। तो हम ये फार्मूला जो था वो यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें आर भी चेंज हो रहा है और करंट भी चेंज हो रहा है, इसलिए हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में डिसाइड करने के लिए। चलूँ आगे जी। कहता है एक सेल है जिसका EMF E है और आगे जी 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, इनके क्रॉस पोटेंशियल भी दिया हुआ है। कहता है विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये देखें, यहाँ पे जंक्शन है ना, तो I1 अंदर आ रहा है और I2 और I3 जा रहा है, तो ये होगी इक्वेशन, है ना, ए पार्ट के। तो कितनी आसान है, फर्स्ट लॉ किरचॉफ। पीछे सी आंसर है 37 का नहीं 36 का। करंट तो डिक्रीज ही हो रहा है पर वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीज कर रही है। करंट डिक्रीज, करंट रेजिस्टेंस तो बढ़ नहीं रही है सर्किट की, सॉरी रेजिस्टेंस कम हो रही है तो करंट बढ़ेगा ना, करंट तो बढ़ ही रहा है। करंट बढ़ेगा। सी पार्ट पीछे लिखा हुआ है 36 है, देखे आपने गलत तो नहीं देखा? 36 ही है। सी
Voltmeter measures the potential difference across which statement explains due to as the contact Z is moved towards end X. जैसे जब वो X ओ हो एंड X तो ये है, एंड X तो ये है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जब स्लाइडिंग कांटेक्ट इधर आएगा तो वो जो पैरेलल वाला सीन है वो कम होता चला जाएगा ना। पैरेलल में कम होगा तो आर क्या करेगा, बढ़ेगा। आर बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर करंट डिक्रीज करेगा तो टर्मिनल पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। सी पार्ट समझ आ गई। उल्टा कर दिया था हमने, मैंने एंड एक्स ना इधर कर लिया था, ठीक है। इस वजह से वो मैं आर को बढ़ा रही थी, ये तो आर को मैं कम कर रही थी, तो आर बढ़ेगा इसमें। ये लें जी 37 का भी हो गया लास्ट। 38 37 का क्या लगाया? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। तो वो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। सेकंड लॉ नहीं तो फर्स्ट लॉ है करंट वाला, वो EMF वाला होता है सेकेंड लॉ। Two resistors are connected in series with a 6-volt power supply. What is the resistance of the variable resistor R to give a potential difference of 1 volt across 12 किलो ओहम। कहता है कि 12 किलो ओहम के क्रॉस कितना ड्रॉप है जी, 1 वोल्ट का, ठीक है। इधर 12 किलो के क्रॉस 1 वोल्ट का ड्रॉप है। आप ज़रा करंट निकाल लेना यहाँ से, V इज इक्वल टू IR करके। यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 12,000। ये करंट की वैल्यू ज़रा बताइएगा। 8.33 into 10 की पावर माइनस 8.33 इंटू 10 की पावर -5। अब मुझे बताएं कि उसने कहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला V इज इक्वल टू IR लगाऊंगी ना। अब मुझे बताएं यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। इधर यार देखो, इधर 6 वोल्ट है ना टोटल, 6 ही होगा ना 5 होगा। 6 में से 1 इधर ड्रॉप हो गया, सीरीज में लगे ना, इधर 5 आ गया। और करंट की वैल्यू आपने लगाई 8.33 इंटू 10 की पावर -5, तो R निकल आएगा। ये कुछ है, ये आ रहा है। हाँ ये तकरीबन ये 60 किलो। हाँ 60 ठीक है जी, आगे चलें। मैग्नीशियम का न्यूक्लियस है जो डिके कर रहा है और बीटा पॉजिटिव एमिट करता है। डिके रिप्रेजेंट हो रहा है इस इक्वेशन से। P और Q की वैल्यूज़ बतानी है, बहुत इजी बेटा। बैलेंस करें, ये 12 है ना, तो यहाँ पे भी 12 आने के लिए इधर क्या आएगा, 11 आएगा Q की जगह पे। यस। और ऊपर आपको पता ही है कि वो अनचेंज रहता है, क्योंकि इधर 0 है ना इसके ऊपर, इधर इसके ऊपर 0 है, तो वो 23 ही रहेगा। तो यस, P इज़ 23 एंड ये C पार्ट। इन बीटा ऑफ नेगेटिव डिके अ न्यूट्रॉन इनसाइड अ न्यूक्लियस चेंजेस टू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन बेटा चेंज होता है ना प्रोटॉन में, तो ये देखें इक्वेशन ऐसे बनती है, बीटा नेगेटिव की प्रोटॉन में चेंज हुआ और साथ में क्या रिलीज़ होता है भाई, एक न्यूट्रिनो रिलीज़ होता है ना, एंटी न्यूट्रिनो रिलीज़ होता है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द क्वार्क कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द डिके। क्वार्क कंपोजिशन देखें क्या होगी, ये होता है UDD और ये होता है UUD, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये अप क्वार्क जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसा रहा, डाउन क्वार्क भी बिल्कुल वैसे का वैसा रहा। ये दरमियान वाला जो आपका ये डाउन क्वार्क है, ये अप में कन्वर्ट हुआ है। कैन यू सी दैट? तो द नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स डिक्रीजेस बाय 1। यस, ये डाउन क्वार्क जो है वो 1 से डिक्रीज हो गया है ना। तो ये A पार्ट ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये है जी, 1 मिनट।